दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त तेल के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्या मैं आपसे कहूँ कि एक तेल जो कि इतना ज़बरदस्त है और वो आप आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं। अगर आप इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार भी लगाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपके बालों की लंबाई दुगनी हो जाएगी और बालों से जुड़ी सभी समस्याएं जैसे हेयर फॉल, खुजली, रेडनेस और 2 मुंह के बाल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो क्या आप मानेंगे? आइए इस कहानी के जरिए जानते हैं। एक बार एक आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता गुरुजी बताते हैं तेल बनाने की विधि और साथ ही इसे कैसे और कब लगाना है ये भी समझाते हैं। आपको इसके फ़ायदे के बारे में भी बताएंगे। ये तेल आपके बालों के साथ साथ आपकी त्वचा के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। एक बार की बात है, एक आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता जो कि नगर प्रसिद्ध थे, वो एक नगर में उपचार करके एक अन्य नगर में जा रहे थे। जब वहाँ से गुजरते हैं तो नगर के लोग उन्हें घेर लेते हैं और उनसे ज्ञान के उपदेश देने का आग्रह करते हैं। बुद्ध उन्हें ज्ञान के उपदेश देते हैं और फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने लगते हैं। तभी वहाँ खड़ी महिलाओं में से एक महिला उनसे कहती है, हे महात्मा, मैं एक बड़ी समस्या से जूझ रही हूँ, कृपया मेरी मदद करें। महिला की बात सुनकर वह आयुर्वेद गुरु उनसे कहते हैं, बताओ बेटी, तुम्हारा क्या समस्या है? महिला कहती है, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप बिना दवाइयों के ही सभी बीमारियों का इलाज कर देते हैं। महिला की बात सुनकर वह वैद्य गुरु कहते हैं, हाँ बेटी, क्योंकि हमारी माँ प्रकृति के पास हर बीमारी का इलाज है। ये माँ प्रकृति हमारी हर समस्या का अपने पास समाधान रखती है और उसे ठीक कर देने की शक्ति रखती है। फिर वो वैद्य गुरु उस महिला से कहते हैं, बेटी, तुम्हें कौन सी समस्या है, मुझे विस्तार से बताओ। वो महिला कहती है, हे महात्मन, मेरे सिर पर नाम मात्र के बाल बचे हैं, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे बाल वापस आ जाए और उनकी लंबाई भी बनी रहे। मैंने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके देख लिया और इससे मेरे बहुत सारे पैसे भी बर्बाद हो गए, लेकिन मेरे बालों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। महिला की बात सुनकर वो वैद्य गुरु कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे तेल के बारे में बताऊंगा जिसे तुम घर पर ही तैयार कर सकती हो। अगर तुम इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाओगी तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हारे नए बाल आने शुरू हो जाएंगे और उनकी लंबाई भी तेज़ी से बढ़ेगी। फिर वो वैद्य गुरु उस सभा में मौजूद सभी लोगों से कहते हैं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। बालों के झड़ने के पीछे कई कारण होते हैं और इन कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें कारण पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ये जानना चाहिए कि बाल के झड़ने के पीछे मुख्य कारण क्या है। बाल के झड़ने का सबसे पहला कारण है तनाव। जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो इसका सीधा असर हमारे बालों पर पड़ता है और वे कमज़ोर होकर झड़ने लगते हैं। आजकल की जीवन शैली में छोटे से छोटा बच्चा भी तनाव में रहता है। किसी को पढ़ाई का तनाव है तो किसी को व्यापार का, और कुछ लोग अपने परिवार की परिस्थितियों के कारण तनाव में रहते हैं। फिर वो वैद्य गुरु दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं, दूसरा कारण है पोषण की कमी, यानी हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी। अगर आप अपने भोजन में ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स नहीं ले रहे हैं तो इससे भी
आपके बाल कमज़ोर हो जाएंगे और धीरे धीरे झड़ने लगेंगे। आजकल अधिकतर लोग ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। फिर वो वैद्य गुरु तीसरा कारण बताते हुए कहते हैं, तीसरा कारण है हार्मोनल असंतुलन। ये भी एक बड़ा कारण है। अगर आप पीसीओडी या थायराइड जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं तो ऐसी स्थिति में बाल झड़ने की संभावना अधिक रहती है। फिर वो वैद्य गुरु सबसे महत्वपूर्ण कारण बताते हुए कहते हैं, बालों की गलत देखभाल भी एक मुख्य कारण है। अगर आप केमिकल युक्त उत्पादों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं और झड़ने लगेंगे। केमिकल वाले उत्पादों का अधिक प्रयोग करने से गंजेपन की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि यह केमिकल आपकी स्कल्प को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है। आजकल बहुत से लोग बाज़ार में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं जो केमिकल से भरे हुए होते हैं। इससे बालों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा कई लोग अपने बालों में विभिन्न प्रकार के कलर लगवाते हैं जिनमें भी अत्यधिक केमिकल मिलाए जाते हैं। इससे आपके बाल थोड़े समय के लिए तो सुंदर तो दिख सकते हैं, लेकिन बाद में इसका दुगुना नुकसान आपके बालों को उठाना पड़ सकता है। फिर वो वैद्य गुरु उन सभी से कहते हैं, देखो, कारण चाहे कोई भी हो, इन सभी समस्याओं का समाधान हमारी माँ प्रकृति के पास है। अब मैं आपको माँ प्रकृति से मिलने वाली एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आपके बालों से संबंधित सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसे आयुर्वेद में बालों की संजीवनी बूटी कहा गया है। इसका उपयोग सदियों से बालों के लिए किया जा रहा है। फिर वो वैद्य गुरु उन सभी से कहते हैं, वह औषधि है रोजमेरी। इस रोजमेरी से बने तेल को जब आप अपनी खोपड़ी पर लगाते हैं तो इससे रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, जिससे बालों की जड़ों तक पूरा पोषण पहुंचता है और उनकी वृद्धि में सुधार होता है। फिर वो वैद्य गुरु कहते हैं, देखो, जिस तरह से पौधे को अच्छे से बढ़ाने के लिए पानी और खाद की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे बालों को भी स्कैल्प के अंदर में पोषण और न्यूट्रिशन चाहिए होती है ताकि वे अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। इसी वजह से रोजमेरी बालों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, जिससे बालों का टूटना कम होता है और वे मजबूत बनते जाते हैं। फिर वो वैद्य गुरु आगे बताते हैं, रोजमेरी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो बालों की वृद्धि को बढ़ाते हैं, बालों का गिरना रोकते हैं और स्कैल्प की खुजली, सूजन और रेडनेस को कम करते हैं। इसके बाद वो वैद्य गुरु उन सभी से कहते हैं, अब मैं आपको इस तेल को बनाने की विधि बताता हूँ, इसीलिए इसे ध्यान से सुनिए। देखो, इसे बनाने के लिए आपको रोजमेरी के सूखे हुए पत्ते लेने हैं। अगर आपके घर में इसका पौधा है तो आप इसकी ताज़ी पत्तियां का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप पत्तियों को पहले सुखा लें और फिर उनका उपयोग करें। फिर वो वैद्य गुरु कहते हैं, इसके बाद आपको 10 से 15 करी पत्ते लेने हैं। इसके अलावा आपको एक टुकड़ा अदरक और एक कटोरी नारियल का तेल लेना है। वैद्य गुरु बताते हैं, देखो, करी पत्तों में विटामिन B6, प्रोटीन और बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो बालों को पतला होने से रोकता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। अदरक भी
आपके बालों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों को पोषण देने में मदद करते हैं। अदरक के एंटीऑक्सीडेंट गुण बालों की वृद्धि के लिए लाभकारी होते हैं। इसमें कई विटामिन्स, खनिज और फैटी एसिड पाए जाते हैं जो बालों को मजबूत बनाते हैं। इसके नियमित उपयोग से बाल लंबे और मजबूत बनते हैं। अगर आपको दो मुंह के बालों की समस्या है तो अदरक के इस्तेमाल से वो समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। फिर वो वैद्य गुरु उन सभी से कहते हैं, अब इस तेल को कैसे बनाना है, इसे ध्यान से समझो। पहले आपको एक लोहे की कढ़ाई लेनी है और उनमें एक कटोरी नारियल का तेल डाल लेना है। फिर उस कढ़ाई को गैस या चूल्हे पर धीमी आंच पर रख देना है ताकि तेल हल्का हल्का गर्म हो सके। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब उसमें रोजमेरी के पत्ते डालें। आपको रोजमेरी के पत्ते लगभग 3 से 4 छोटी चम्मच डालने हैं। फिर उसे धीमी आंच पर पकाते रहना है। जब आप तेल को पकाएं तो इसमें झाग आने शुरू हो जाएंगे। जब तक झाग पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक तेल को पकाते रहें और थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहें ताकि वह जले नहीं। इसके बाद वो वैद्य गुरु बताते हैं, अब अदरक के टुकड़े और करी पत्तों को बारीक बारीक पीस लीजिए। जब तेल से झाग खत्म हो जाए तो उसमें पीसे हुए अदरक और करी पत्ते डालें। जैसे ही आप इन्हें तेल में डालेंगे उनमें फिर से एक झाग आने लगेगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे धीरे धीरे हिलाते रहें और जब झाग पूरी तरह खत्म हो जाए तो गैस बंद कर दे और कढ़ाई उतार ले। फिर वैद्य गुरु कहते हैं, जब तेल ठंडा हो जाए तो इसे एक सूती कपड़े से छानकर एक कटोरी में निकाल लीजिए। इसके बाद आपको एक कांच का जार लेना है जो पूरी तरह बंद हो सके। फिर उस जार में आपको तैयार किया हुआ तेल डाल लेना है। इस तरह से आपका रोजमेरी तेल बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे रोजाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। इस तेल के नियमित उपयोग से नए बाल आते हैं और जिनके बाल गिर जाते हैं उनके लिए भी ये तेल बहुत लाभकारी है, क्योंकि ये हेयर फॉल को रोकता है और नए बाल उगाने में मदद करता है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, अब आपको रोजमेरी तेल का उपयोग कैसे करना है इसके बारे में जान लो। आपको रोजमेरी तेल को अच्छी तरह से अपनी स्काल्प पर लगाना है और उसकी मसाज करनी है। आप इसे रोजाना भी लगा सकते हैं और हफ्ते में 2 बार भी। जिनको किसी भी तरह की गंध आती है वे इसे रात में लगाकर सो सकते हैं और सुबह अपने सिर को धो सकते हैं। फिर वो वैद्य गुरु कहते हैं, यदि आप इस तेल का कुछ हफ्ते तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएगी और आपके बाल घने, काले, लंबे और चमकदार बनेंगे। फिर वो वैद्य गुरु उन सभी से कहते हैं, देखो, अगर आप अपने बालों को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो और उन्हें स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है, आपका भोजन। आपको ऐसा भोजन करना होगा जिससे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो। विटामिन ए और विटामिन बी, जिसे बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही शक्तिशाली है और बालों के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। इसीलिए ऐसी चीज़ें ज़रूर खाएं जिनमें विटामिन पाए जाते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, कद्दू, सूरजमुखी के बीज और फलों। इसके अलावा पालक,
हरी पत्तेदार सब्जियां और शकरकंदी को भी अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि इनमें विटामिन ए और बायोटिन भरपूर मात्रा में होती है और ये आपके बालों को अंदर से मजबूत बनाती है। फिर वो वैद्य गुरु आगे बताते हैं, लेकिन अक्सर लोग आजकल बाहर से मिलने वाले फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और पैकेट बंद फूड का मिठाइयाँ वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और माँ प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों को ही खाना चाहिए, क्योंकि माँ प्रकृति से मिलने वाली हर एक चीज़ हमारे लिए लाभदायक होती है। फिर वो वैद्य गुरु आगे कहते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको रोज़ाना कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके बालों की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फिर वो वैद्य गुरु कहते हैं कि इसके अलावा तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको तनाव नहीं लेना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके बालों की वृद्धि रुक जाती है। इसीलिए आपको रोज़ाना योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करनी चाहिए। योग और मेडिटेशन से आप तनाव से मुक्त रहते हैं और दिन भर अपने आप को स्वस्थ, फुर्तीला और तरोताज़ा रखते हैं। फिर वो वैद्य गुरु उन सभी से कहते हैं, अगला काम आपको ये करना है कि आपको अपने सिर की हफ्ते में 2 से 3 बार अच्छे से मसाज करनी है, क्योंकि इससे आपका रक्त संचार सुधार होता है, जिससे बालों की जड़ों तक पोषक तत्व पहुंचते हैं और बाल मजबूत बनते हैं। इसीलिए आपको मसाज अवश्य करनी चाहिए। फिर वो बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं, इसके अलावा आपको केमिकल वाले सामानों का खाने में सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि बालों में रंग करने से बचिए। आजकल के लोग अपने बालों को आकर्षित दिखाने के लिए महंगे महंगे रंग करवाते हैं और बालों को सीधा करने के लिए केमिकल युक्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। इससे कुछ पल के लिए तो उनके बाल सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में उनके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए आप प्राकृतिक तरीका अपनाएं, प्राकृतिक रूप से अपने बालों को मजबूत बनाएं। फिर वो वैद्य गुरु उन सभी से कहते हैं, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस तेल को प्रयोग करते हैं तो आपके बाल से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। एक बार बुद्ध के कुछ शिष्य बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, आप हमेशा भोजन को प्रेम से ग्रहण करने के लिए क्यों बोलते हैं और भोजन को संतुलित मात्रा में ही ग्रहण करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या अगर हम उस भोजन को प्रेम से ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या वह भोजन नहीं रहेगा, या फिर अगर हम भोजन को ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करेंगे तो क्या वो इसका कार्य नहीं करेगा? तब बुद्ध कहते हैं, हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं हमारे विचार इसी के अनुसार होते चले जाते हैं। भोजन से यहाँ बुद्ध का मतलब उन सभी चीज़ों से है जो भी हम ग्रहण करते हैं, फिर चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या फिर जानकारी, दोनों ही चीज़ें हमारी जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम इस बात को अच्छे से समझ पाओगे। एक समय की बात है, एक साधु जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, वह उसकी समस्या पल भर में समाप्त कर देते। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग भी उन साधु के पास अपनी समस्या का समाधान पूछने आने लगे और वो सभी की समस्याओं का समाधान कर देते। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि गांव से नगरों और नगरों से राजधानी तक पहुंच गई। साधु की प्रसिद्धि की बात उस राज्य के
राजा के कानों पर पड़ी। तो एक दिन राजा अपने मंत्री और सेनापति के साथ साधु महाराज से मिलने पहुँचे। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपके बहुत चर्चा सुना है। मैंने सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे राज दरबार में है, जहाँ पर प्रजाजन हर दिन नई नई समस्या लेकर आते हैं। आप यहाँ जंगल में व्यर्थ ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको तो यहाँ ठीक से खाना भी नहीं मिलता होगा। जंगली फल तोड़कर खाने पड़ते होंगे, पत्थरों पर सोना पड़ता होगा। आप हमारे साथ हमारे महल में पधारिए, आपको वहाँ पर सारे इंतजाम मिल जाएगी। खाने पर स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान, आप उनका स्वाद लीजिए। आप यहाँ अपना समय कम कर रहे हैं। आप हमारे साथ हमारे राज दरबार में बैठिए और राज दरबार की शोभा बढ़ाइए। वह साधु उस राजा से बहुत मना करते हैं, लेकिन वह राजा नहीं मानता, उनके चरणों में गिर पड़ता है और अंततः वह उन साधु को अपने साथ महल ले जाता है। और महल में वह राजा उन साधु को हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे साधु का व्यवहार भी बदलने लगता है। आप विश्वास ही नहीं करेंगे, उस राजा के महल में रहते रहते उस साधु का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। इस बात को वह साधु भी नहीं समझ पाता कि आखिर उसका स्वभाव इतना बदल क्यों रहा है। फिर एक दिन अचानक मौका पाकर वो साधु उस महल से भाग जाता है, लेकिन वो अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर भागता है, जिसमें रानी की हार, हीरे जवाहरात और कुछ कीमती मोहरें होती है। जब राजा को साधु की चोरी का पता चलता है, तो वह अपनी सिपाही को उसके पीछे भेज देता है उसे पकड़ने के लिए। सिपाही हर जगह साधु को खोजने लगता है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। वो साधु जंगल की तरफ भागता है और भागते भागते थक जाता है। तब जंगल के बीचों बीच आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे वो उस पेड़ के नीचे बैठता है, पेड़ से एक फल टूटकर साधु के पास गिरता है। साधु को बहुत जोर की भूख लगी थी, इसीलिए वह उस फल को खा लेता है। वह फल एक औषधि होती है, जो कि पेट में जाने के बाद उसे बीमार कर देती है। अगर बिना जरूरी के औषधि भी ली जाए, तो वह भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। वो औषधि उस साधु को भी बहुत बीमार कर देती है। वो इतना बीमार हो जाता है कि उसकी मरने की हालत हो जाती है और उसका शरीर सूख कर एकदम लकड़ी के जैसा हो जाता है। अब उस साधु को विचार आता है कि आखिर मैं क्यों उस राजा के धन को लेकर भाग रहा हूँ। मैं तो एक संत था, ना जाने मुझे क्या हो गया कि मैं व्यर्थ में इस धन को लेकर भाग रहा हूँ। ये विचार आते ही वह साधु आत्मग्लानि के भाव से भर जाता है, जैसे उसे बहुत पश्चाताप होता है, और वह महल वापस जाता है और राजा का धन वापस करने लगता है। यह देखकर वह राजा बड़ा आश्चर्यचकित होता है और साधु से पूछता है, जब तुम्हें वापस ही करना था तो तुम इस धन को लेकर भागे ही क्यों? ये सुनकर वह साधु राजा से कहता है, क्षमा कीजिए राजन, परंतु पिछले कुछ महीने से मैंने आपका अन्न खाया है, इसीलिए मेरी सोच बिल्कुल आपके जैसी हो गई थी। वह तो भला हो उस वृक्ष का जिसने मुझे वो औषधि वाला फल दे दिया, जिसे खाने से मेरा शरीर बीमार पड़ गया, और आपका जितना भी मैंने खाया था वो सब उस बीमारी में निकल गया। और तब जाकर मुझे होश आया कि मैं कितना गलत कर रहा था। वह साधु उस राजा से कहता है, आपका जितना भी धन है वो आपने
मेहनत से नहीं पाया है, उसे या तो आपने छीना है या फिर वसूल किया है। इसीलिए इस धन के सेवन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध शिष्यों से कहते हैं, जो भी हम ग्रहण